हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान अलर्ट में। दोस्तों, हम आपके सामने आज RICID क्रैश कोर्स की क्लास 2 लेकर आए हैं। क्लास 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा जो वीडियो है वो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से लाइक करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको RICID से संबंधित सभी जानकारी दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्रैश कोर्स इन हिंदी की क्लास 2। हाँ तो फ्रेंड्स, आज के जो क्रैश कोर्स है इसमें क्लास 2 के अंतर्गत हम आपके सामने 12 टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। इसके अंदर सबसे पहले CD DVD के बारे में जानेंगे, प्रिंट डॉक्यूमेंट, HDMI VGA कनेक्टिंग प्रोजेक्ट टू विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, रीस्टोर पॉइंट, इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेशन, टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट, ऐसे ही हाउ टू आइडेंटिफाई सिक्योर वेबसाइट, द सेफ व्यू व सिक्योर वेबसाइट्स के बारे में। इन सभी टॉपिक्स को आज हमारी इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है CD DVD के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत तो क्या बोला गया है यहाँ पर, विंडोज़ 10 में एक अंतर्निहित का मतलब ये होता है कि विंडोज़ 10 के अंदर पहले से ही CD DVD को बंद करने का एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिसके अंदर हम CD DVD को आसानी से बर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो है बर्निंग। कि बर्निंग क्या होता है, तो बर्निंग ऐसी चीज़ होता है, मतलब हम CD DVD के अंदर अगर कोई भी डेटा को सेव करते हैं उसे हम कहते हैं बर्न करना, यानी सभी प्रकार की फाइलों को बर्न करता है। ऐसे ही यहाँ पर बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, जिसके अंदर हम हमारे CD DVD के अंदर कोई भी संगीत हो गया, कोई भी इमेज हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, कोई सी भी चीज़ों को सेव करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह भी दे रखा है कि उदाहरण के लिए, यानी आप ऑडियो फाइल जो कि हमारा MP3 फॉर्मेट होता है, यानी हम कोई भी गाने वगैरह सुनते हैं तो वो जिस टाइप के अंदर होता है उसे MP3 बोलते हैं। और वीडियो फॉर्मेट आपको यहाँ पर याद कर लेना है, जो कि AVI, MP4 व WMV, इनको ये हमारा वीडियो फॉर्मेट होते हैं। तो इन सभी दोनों चीज़ों को हम हमारे CD DVD के अंदर आसानी से बंद करके चला सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिया गया है हमारे द्वारा, जो कि है कि अपने कंप्यूटर का उपयोग कर एक फ़ाइल को प्रिंट करना। ये एक बहुत इजी टॉपिक है, बस इसके बारे में भी कई जने जानते नहीं होंगे। बट यहाँ पर आपको जो प्रिंट का जो आइकन दे रखा है उस पर आपको फोकस करना है कि प्रिंट का आइकन क्या होगा, क्योंकि कभी कभार प्रिंट के आइकन देकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और प्रिंट की शॉर्टकट की Ctrl+P होती है, जो कि आपको याद करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि HDMI के बारे में जानेंगे। तो HDMI कनेक्शन डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच बहुत पॉपुलर है। इसके बारे में सब लोग अधिकतर जानते हैं, क्योंकि आजकल जो भी TV वगैरह LED वगैरह हम खरीदते हैं मार्केट में से, उसके अंदर हमें HDMI का बहुत अच्छा सुनने को मिलता है, जो कि उसके अंदर पोर्ट दिए हुए रहते हैं। अब यहाँ पर HDMI का जो आपको याद करने का जो चीज़ है वो ये है कि HDMI हमें हाई क्वालिटी सिग्नल्स को, ऑडियो और वीडियो को एक साथ ले जाने की क्षमता रखता है। यानी कि जब भी आपने कभी देखा होगा, अगर आपके सामने कोई भी वीडियो चलता है जिसके अंदर ऑडियो और वीडियो एक साथ ट्रांसमिट होते हैं, तो वहाँ पर हमें बिल्कुल क्वालिटी अच्छी देखने को मिलती है। कभी कभार आपको ये भी देखने को मिला होगा कि ऑडियो आगे भाग रहा है हमारा और वीडियो उसके थोड़ा पीछे पीछे चलता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं HDMI जो भी हाई डेफिनेशन है, HD की जो क्वालिटी है वहाँ पर ख़राब हो सकती है। बट आपको यहाँ पर HD हाई डेफिनेशन, इसका पूरा नाम होता है मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये हमारी जो केबल होती है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो केबल आती है जो कि VGA होता है, इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, जो कि हमारा वीडियोग्राफिक एरे होता है। यहाँ पर VGA का जो पूरा नाम होगा वीडियोग्राफिक एरे होता है। अगर आपके पास में कंप्यूटर है तो आपने अपने कंप्यूटर में ऐसी केबल तो देखी होगी जिसके अंदर 15 पिन कनेक्टर होते हैं, यानी इसके अंदर जो पिन्स होती हैं वो टोटल 15 पिन्स होती है, जो कि LCD को कंप्यूटर में अटैच करने के काम में आती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि एक प्रोजेक्टर को विंडोज से कनेक्ट करना। मतलब हम अगर मार्केट से या फिर हम कोई भी सेमिनार अगर हम देते हैं, वहाँ पर अगर हमारे को कोई भी प्रोजेक्टर को हमारे कंप्यूटर से अटैच करना हो तो उसको हमारे को क्या क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दे रखा है कि आप इन विकल्पों का जो भी हम, अब यहाँ पर कुछ स्टेप्स होंगे जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगर आप अपने प्रोजेक्टर को कंप्यूटर में अटैच कर लेते हैं तो उसका जो शॉर्टकट की है, जो आपको ये इमेज दिख रही है, ये किस तरीके से आएगी। आपको अपने कीबोर्ड पर शॉर्टकट की दबाना पड़ेगा, विंडोज़ की के साथ में P। जैसे आप विंडोज़ की के साथ में P को प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन दे रखा है मैं आपको इसी में बता देता हूँ कि कंप्यूटर ओनली लिखा हुआ है।
इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इमेज वहाँ जो भी आपका प्रोजेक्टर है वहाँ पर शो नहीं होगी, शो आपके खाली कंप्यूटर पे होगी। डुप्लीकेट का मतलब ये होगा कि आपके डेस्क जो भी प्रोजेक्टर है उस पर भी शो होगी और आपका जो कंप्यूटर है उस पर भी वो इमेज शो होगी। एक्सटेंड का मतलब ये होता है कि जब दो स्क्रीन, अगर आपके पास में दो स्क्रीन है तो आप आधी स्क्रीन यहाँ पर शेयर कर सकते हैं और आधी स्क्रीन दूसरे के अंदर शेयर कर सकते हैं, जो कि एक्सटेंड के अंदर आता है। प्रोजेक्टर ओनली में ये आता है कि आपके कंप्यूटर पर ही खाली वो चीज़ नहीं चलेगी, बाकी जो आपका प्रोजेक्टर होगा उसके ऊपर वो इमेज जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो चलेगी। तो यही हमारे कुछ प्रोजेक्टर के कनेक्टिविटी में काम आने वाले होते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसका जो भी पॉइंट्स है उनको ध्यान रखना है और इनकी जो शॉर्टकट है विंडोज़ की के साथ में P, उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है जो कि इनबिल्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए इमेज का संपादन। इनबिल्ट का मतलब ये होता है कि हमारे सिस्टम के अंदर पहले से दिया हुआ, जो कि इमेज की एडिटिंग के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, आपको नाम याद कर लेना है कि MS ऑफिस का जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हमारा पिक्चर एडिटिंग के काम आता है। इसे हम क्या कहते हैं, पिक्चर एडिटिंग के काम में आता है। अब पिक्चर मैनेजर यहाँ पर बेसिक पिक्चर एडिटिंग हम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ ऑफर्स करता है और स्टार्ट करने के लिए एक अच्छी जगह भी होती है, जिसे हम स्टार्ट मेनू में जाकर पिक्चर मैनेजर पा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर एक टूल होता है जिससे आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और पिक्चर को एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये भी आपको याद रखना है कि जो फाइल फॉर्मेट होता है विभिन्न प्रकार के, वो कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर JPG होता है, GIF होता है और .BMP। इससे पहले कि हमने ऑडियो के कुछ टाइप्स को पढ़ा था और वीडियो के टाइप्स को पढ़ा था, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो इमेज के टाइप्स हैं, तो इनको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। इसके बाद में यहाँ पर एक इमेज दे रखी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर की है, जिसमें 3 पैनल आपको याद करने हैं, जो कि पिक्चर शॉर्टकट होता है, एक डिस्प्ले ओवरव्यू होता है और एक होता है गेटिंग स्टार्टेड। ये तीनों पॉइंट्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि ऑफिस मैनेजर जो कि पिक्चर एडिटिंग के काम में आता है। इसमें क्वेश्चन पहले एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि पिक्चर मैनेजर के कितने पैन्स होते हैं, तो 3 पैन्स होते हैं, डिस्प्ले, पिक्चर शॉर्टकट और गेटिंग स्टार्टेड वाला। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था पिक्चर मैनेजर वाला, वो कंप्लीट हुआ। अब थोड़े बहुत हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि भाई CD DVD की सामान्यतः प्रचलित क्षमता कितनी नहीं होती है, तो यानी 630 MB की हमारी CD होती है, 4.7 से लेकर 9.4 तक हमें DVD मिल जाती है। अब रहा 13 GB की, तो ना तो हमारे CD होती है ना ही DVD, तो इसका आंसर होगा 13 GB। इसके बाद में आता है HDMI का पूरा नाम, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। HDMI का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन, यानी ऑप्शन नंबर C। इसके बाद में पूछा गया वैलिड प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इन्वर्टेड। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कंप्यूटर ओनली होता है, डुप्लीकेट होता है और एक्सटेंड होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है VGA में कितने पिन्स होते हैं, तो VGA में हमारे 15 पिन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कंप्यूटर से हार्ड कॉपी कौन प्रदान करता है, तो हार्ड कॉपी हमें प्रिंटर प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पिक्चर एडिटिंग में कौन सा मैनेजर है, तो यह हमारा बेसिक फोटो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर होता है। कौन, हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि LCD प्रोजेक्टर के टाइप कौन कौन से हैं, तो LCD प्रोजेक्टर के जो टाइप्स हैं हमारे वो कौन कौन से होंगे, इसका आंसर होगा नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड व्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि CD कॉपी करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है कि CD में अगर हम फाइल को कॉपी कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं बर्निंग, उसे हम क्या कहते हैं, बर्निंग, जो कि हमने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू देखने में मदद करता है, तो इसका आंसर होगा प्रिंट प्रीव्यू, यानी ऑप्शन नंबर C। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस किए गए हैं। अभी तक जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर उनमें से क्वेश्चन आए हैं। अब चढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि आपको बोला गया है कि अपने कंप्यूटर का प्रबंधन करना है, यानी मैनेजिंग योर कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर को कैसे मैनेज करते हैं, तो विंडोज़ के लिए यूज़र लॉगिन बनाना। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसके अंदर अकाउंट बना सकते हैं, यानी आपने देखा होगा एक तो एडमिन का अकाउंट होता है और एक अदर यूज़र का अकाउंट होता है। तो जो मेन आदमी होता है उसका एडमिन अकाउंट होता है और जो अगर पब्लिकली यूज़ करते हैं उसे हम यूज़र अकाउंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको यूज़र अकाउंट के 2 प्रकार दिए हुए हैं, जो कि सबसे पहले जो अकाउंट का दे रखा है वो स्टैंडर्ड अकाउंट आता है, जिसमें हम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक बेसिक यूज़र अकाउंट होता है जिसमें आप डेली वर्क के उपयोग में ले सकते हैं। यानी अगर आप डेली वर्क करते हैं तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड अकाउंट यूज़ में ले सकते हैं,
इसमें आप कुछ भी साधारण कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर वगैरह को चलाना, वह अपने हिसाब से आप अपने डेस्कटॉप को एडजस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बहुत खास होता है ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, जो कि एक विशेष यूज़र अकाउंट होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर की सिस्टम सेटिंग्स में परिवर्तन करने के काम में आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिस्टम सेटिंग्स में परिवर्तन करने के लिए किससे अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, या उस अकाउंट को हम किससे डिनोट करते हैं, तो उससे हम एडमिनिस्ट्रेटर से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है रीस्टोर पॉइंट को सेट करना। अब सभी को मालूम होता है कि जब भी हम हमारे कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं तो उसका सबसे पहले हम बैकअप बना लेते हैं। बैकअप बनाने के बाद में जब हम हमारे कंप्यूटर को सही करते हैं ठीक करके, उसके बाद में उसको डेटा को वापस से हम जब लेते हैं वापस हमारे कंप्यूटर में, तो उसे हम रीस्टोर कहते हैं। तो यानी कि जब भी हमारा कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उस स्थिति में कंप्यूटर की रिकवरी के इस्तेमाल में आता है, जिसमें हम हमारे कंप्यूटर में कोई भी इंस्टॉल एप्लीकेशन, विंडोज़ की रजिस्ट्री को वापस लाने की परमिशन देता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के अंदर हमने आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स इसके अंदर लेकर आए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, जो कि ये दे रखा है कि एक प्रोग्राम को अगर आपको इंस्टॉल करना हो तो उसको कैसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ईजी है, आपने किया भी होगा कि अगर हमें कोई भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना होता है तो उसके लिए हमें सीडी और डीवीडी की आवश्यकता से हम डाउनलोड कर सकते हैं। यानी मार्केट से कोई भी सीडी डीवीडी खरीद के लाकर हम कोई से भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में हम इंटरनेट से भी हमारे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। जब इंटरनेट नहीं था ढंग से तब हम सीडी डीवीडी से ही काम चलाते थे, बट अभी के ज़माने में इंटरनेट है तो हम डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि विंडोज़ स्टोर से अगर आप विंडोज़ 8 और 10 यूज़ कर रहे हैं तो आपका विंडोज़ स्टोर भी होगा, जहाँ से भी आप अपने कोई से भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन RICIT के एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, तो कौन सा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर इंटरनेट से हम कर सकते हैं, विंडोज़ स्टोर से कर सकते हैं, सीडी डीवीडी से कर सकते हैं, बट वर्ड फाइल का उपयोग कर हम कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड नहीं कर सकते। इसके बाद में दे रखा है कि प्रिंटर पर निम्न प्रकार से किन कंट्रोल पैनल के द्वारा सेटिंग्स का उपयोग करके प्रिंटर को इंस्टॉल किया जा सकता है। बहुत ईजी है याद करने का तरीका, कंट्रोल पैनल हार्डवेयर में जाकर भी कर सकते हैं, ऐसे सेटिंग और डिवाइस दोनों में जाके कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोनों A और B यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर किस प्रकार के ईमेल खाता व्यापार सेटिंग्स के में उपयोग में आता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि आमतौर पर ईमेल खाते के बारे में पूछा गया है, जिसका आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग कर हम कंप्यूटर पर ईमेल को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा POP3। ठीक है, POP3। इसके बाद में पूछा गया है निम्न में से कौन सी सुविधा हमारे कंप्यूटर स्टेट में इंस्टॉल एप्लीकेशन, विंडोज़ रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग को पिछली बार के समय वापस से रिवर्ट कर सकती है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सिस्टम रीस्टोर करना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको पूछा गया था कि विंडोज़ रजिस्ट्री और इंस्टॉल एप्लीकेशन व सिस्टम सेटिंग को वापस से उसी स्थिति में लाने के लिए हम कौन सा ऑप्शन को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आंसर होगा सिस्टम रीस्टोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विंडोज़ 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन में किस टैब में आप अगर फोल्डर को छुपा देते हैं तो वो आपको विजिबल होते हैं। तो आप किस टैब के जरिए देख सकते हैं उनको, तो व्यू टैब के जरिए हम अगर हमारे फोल्डर्स वगैरह अगर हम छिपा देते हैं तो व्यू टैब में जाकर हम उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ 10 पर फाइल या फोल्डर को लॉक करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा इन ऑप्शंस में से जो कि फोल्डर लॉक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न विकल्पों में से आप प्रोग्राम को विंडोज़ 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई विंडोज़ 10 के अंदर आपको कोई भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना हो तो कौन से स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं। तो आपके सामने जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर D, यानी A एंड B दोनों। अब वो कैसे, आप विंडोज़ 10 के अंदर या विंडोज़ 7 के अंदर भी आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर या फिर कंट्रोल पैनल में जाकर, दोनों में जाकर आप अपने प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा एक यूज़र अकाउंट विंडोज़ 10 में नहीं होता है। यानी हमें ध्यान रखना है कि जो विंडोज़ 10 है उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट नहीं होते हैं। तो हमने पढ़ा है अभी स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर, ये दोनों के दोनों जो होते हैं हमारे विंडोज़ 10 के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो दोनों A और B यहाँ पर नहीं होगा, जो आंसर होगा D ऊपर में से कोई नहीं, यानी यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं दे रखा है जो कि विंडोज़ 10 में नहीं होता है।
तो आपको यहाँ पर याद भी रख लेना है कि विंडोज़ 10 में स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव तरह के 2 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है और एक और बात कि इसके अंदर हम विंडोज़ 10 के अंदर भी कई सारे अकाउंट बना सकते हैं, बट जो उनकी कैटेगरी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ईमेल में बीसीसी का पूरा नाम यहाँ पर आपको पूछा है कि बीसीसी का पूरा नाम, तो यहाँ पर बहुत इजी है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फिर इसके बाद में जो नया टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से हमारे लिए, साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा हम में से सभी जानते हैं कि साइबर सुरक्षा क्या होती है, यानी कि कंप्यूटर को ये एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, जो कि साइबर सुरक्षा का अर्थ ही होता है कि कंप्यूटर से हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर या डेटा या सूचना, साथ ही कंप्यूटर सिस्टम के कामकाज के साथ कोई भी अगर नुकसान पहुंचाता है या फिर उनसे डेटा को चोरी करता है, वह सभी हमारे साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। तो इनसे बचाने के लिए साइबर सुरक्षा के अंदर ये आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं कि साइबर थ्रेट के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले एक साइबर थ्रेट हमारे लिए खतरा होता है जो भी किसी भी मलेशियस कार्य को प्रारंभ करने की अनुमति देता है, यानी कि जब कंप्यूटर ऑनर की बिना परमिशन के कोई भी अपने कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने का प्रयास करता है, उसे हम साइबर थ्रेट एक्ट बोलते हैं। इसके बाद में इसी का जो टाइप है मेलवेयर आता है, यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में दे रखा है कि मेलवेयर को आमतौर पर हानिकारक उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर के कोड के रूप में माना जाता है। अब ये क्या करता है आपका मेलवेयर का जो काम होता है वो कंप्यूटर से डेटा को चोरी करना या फिर डेटा को नष्ट करने का प्रयास यह लगातार करता रहता है, और ये आमतौर पर हमें ईमेल अटैचमेंट, सॉफ्टवेयर डाउनलोड या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की कमियों के कारण देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मेलवेयर के लिए आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आमतौर पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आमतौर पर आपको ईमेल अटैचमेंट, सॉफ्टवेयर डाउनलोड या फिर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की कमजोरियों के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता हो, तो उसे हम बोलते हैं मेलवेयर। ठीक है। इसके बाद में जो मेलवेयर के जो टाइप्स होते हैं वो भी आपको याद रखने हैं, जो कि वायरस, ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर, ये 3 कैटेगरी के मेलवेयर आपको देखने को मिलेंगे। इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है वायरस। तो वायरस हमारा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो आमतौर पर आपके बिना परमिशन के किसी भी सॉफ्टवेयर की स्वयं की प्रतिकृति यानी रिप्लिकेट इटसेल्फ बनाता है, यानी कि ये खुद ही एक बार अगर कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, जैसे सपोज इट हमारे सामने एक्सेल एक बार स्टार्ट हो गया तो वो कंटिन्यू बार बार स्टार्ट होता ही रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, वो खुद की ही कॉपी को बार बार बनाता जा रहा है, जिससे हमारा सिस्टम पे एकदम से प्रभाव पड़ता है और हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है और कभी कभार बंद भी हो जाता है। तो इस तरह की आपको अगर सिचुएशन देखने को मिलती है तो उसे हम बोलते हैं वायरस। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, ये चुपके से हमारे कंप्यूटर पर वायरस या किसी अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर मेलवेयर को डाउनलोड कर लेता है, यानी बिना पूछे यहाँ पर कुछ भी अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाते हैं तो उस कैटेगरी को हम बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। अब ट्रोजन हॉर्स के बाद में आता है आपके सामने इसका जो लास्ट पॉइंट है स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर भी बहुत इजी होता है, बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्पाईवेयर जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों के बारे में सचमुच नज़र रखने का काम करता है, या तक कि जासूसी का जो भी काम करता है और आपकी सभी गतिविधियों को ये रिकॉर्ड कर लेता है, या फिर जैसे कि अगर आप इंटरनेट के ऊपर कुछ भी चीज़ को सर्च कर रहे हैं इत्यादि। अब स्पाईवेयर का एक और भी रूप होता है जिसमें कि हम कैटेगरी होती है कि की लॉगर। तो की लॉगर का जो काम क्या होता है कि की लॉगर आपके सभी की स्ट्रोक यानी कीबोर्ड पर अगर आप कोई भी बटन को दबाएंगे तो उन सभी को वह रिकॉर्ड कर लेता है, और कुछ ही की लॉगर्स आपके कंप्यूटर को एक नियमित अवधि पर स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, यानी अगर आप कंप्यूटर पर कुछ भी काम कर रहे हैं तो की लॉगर आपके कंप्यूटर पर स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये कुछ कैटेगरी थी जो कि मेलवेयर की थी, तीनों के तीनों टाइप्स। अब नया जो मेलवेयर के बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने देखने को मिलेगा जो कि फिशिंग अटैक आता है। तो फिशिंग अटैक जो होता है वो एक तरीके से एक निजी तौर पर होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे ईमेल पर अगर आपको कोई भी एक लिंक भेजा जाता है और आपसे वहाँ पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने को जैसे मिलती है, जैसे व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपका पासवर्ड, आपका नाम, जन्म तारीख, पिन इत्यादि, इन सभी चीज़ों को अगर वह पूछता है तो वो आपको किसी प्रकार का वहाँ पर नुकसान पहुँचा सकता है। फिशिंग ईमेल
स्पैम ईमेल के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पर ईमेल स्पैम मतलब ये होता है कि आपको ईमेल आईडी के जरिए कोई भी मेल आएगा और वहाँ पर आपको कोई भी लुभावना ऑफर देकर आपसे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ सकते हैं, जिससे कि आप अपना वहाँ पर आपको वहाँ पर बहुत सतर्क रहना पड़ता है और आपको वहाँ पर मालूम करना होगा कि वहाँ पर सोर्स और ऑथेंटिकेट करें कि वह ईमेल कहाँ किसने कैसे भेजा है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट यहाँ पर आपको जो समझना है वो है कि फिशिंग अटैक्स में हमारे क्वेश्चन जो बनेगा वो ये बनेगा कि ऐसा कौन सा अटैक्स है जो कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी को दर्ज करने के लिए कहता है, तो वो होता है हमारा फिशिंग अटैक। इसके बाद में नेक्स्ट अटैक जो हमारे सामने है वो है पासवर्ड अटैक। पासवर्ड हमले क्या होते हैं, लगातार अभी पासवर्ड अटैक होकर किसी की भी आईडी हैक वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए यहाँ पर बता रखा है कि पासवर्ड अटैक में कोई अनजान व्यक्ति आपके सिस्टम, ईमेल, बैंक के ऑनलाइन खातों तक पहुंचने का प्रयास करता है, जिससे आपके पासवर्ड को क्रैक किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जब भी आप अपना पासवर्ड रखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें दे रखी है, जो कि आपको यहाँ पर अपने पासवर्ड के अंदर अपर केस होता है, लोअर केस होता है और नंबर्स होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, इनका इस्तेमाल आपको करना होता है। और न्यूनतम जो पासवर्ड का जो लेंथ होती है वो होती है न्यूनतम 8 कैरेक्टर की होती है। अब तो यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपके RSAT एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर जब भी हम पासवर्ड को क्रिएट करते हैं तो उनके लिए इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल कर कर हम हमारे पासवर्ड को क्रिएट करते हैं। और जो हमारे पासवर्ड की जो न्यूनतम कैरेक्टर्स होते हैं वो 8 होने चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिनाइल ऑफ सर्विसेज। अब डिनाइल ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इस तरीके में क्या होता है, हमलावर जो भी ट्रैफिक या डेटा को आपके कंप्यूटर सिस्टम को भेजने के लिए कई अन्य कंप्यूटर का उपयोग कर कर आपके कंप्यूटर सिस्टम को ओवरलोड कर देता है, जिससे आपके सिस्टम क्या हो जाता है, कार्य करना बंद हो जाता है। तो इस हमले को रोकने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने सिस्टम की ऑनलाइन सुरक्षा निगरानी यानी ऑनलाइन सिक्योरिटी मॉनिटरिंग रखें, जिससे नियमित रूप से अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट करते रहें और अपने कंप्यूटर सिस्टम में आने वाले सभी डेटा की आप निगरानी करते रहें और इस समस्या को आप पहचान सकते हैं। तो ये था हमारा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसके बाद में आता है मेलवर्टाइजिंग। तो मेलवर्टाइजिंग का नाम से मालूम पड़ता है कि यहाँ पर आपको एडवर्टाइज नेटवर्क के काम में आता है। ये एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क होता है, यानी आपको कई तरह के ऐसे विज्ञापन देखने को मिलेंगे ऑनलाइन जिसमें आपको बिल्कुल भ्रमित किया जाता है कि इसमें इतना ऑफ मिल रहा है, ये इतने का फ़ोन है, ये इतने का लैपटॉप है वगैरह वगैरह। तो ये सभी चीज़ें आपको एक विज्ञापन के तौर पे दी जाती है, जिससे हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और वहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब क्लिक करने पर हमारा क्या होता है, जैसे हम क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हमारे द्वारा जो भी हमने क्लिक किया है तो उससे वो एंटरिंग ले लेता है वायरस। अब यहाँ पर यही बोला हुआ है कि आप जब इन वेबसाइट पर जाते हैं, इन विज्ञापनों पर क्लिक करते हैं तो एक मेलवेयर आपकी मशीन पर डाउनलोड हो जाता है। देखिए, अगर आप वहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो वो चीज़ें आपको मालूम नहीं होती है, बस आपके सिस्टम पर वो चीज़ें डाउनलोड हो जाती हैं। इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना कॉमन सेंस यूज़ में लें और उन विज्ञापनों को क्लिक ना करें जो कि आपको अवास्तविक से लगते हो। इसलिए आपके सिस्टम पर हमेशा एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल करवा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है सिस्टम सिक्योरिटी में सेंध, जो कि एक चोरी की तरह होता है। जैसे कि आमतौर पर घरों में अगर चोरी वगैरह हो जाती है तो उसे हम सेंध ही बोलते हैं। तो यहाँ पर इस गतिविधि को आमतौर पर हैकिंग व क्रैकिंग के रूप में जाना जाता है, यानी इस तरह के हमलावर आपके देशपूर्ण इरादे से आपके सिस्टम में घुसपैठ करते हैं और आपके कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है हमारा वेब अटैक्स आता है। तो वेब अटैक्स में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अधिकांश वेबसाइट उपयोगकर्ता यूज़र को वेबसाइट से इंटरेक्ट करने की, मतलब यहाँ पर आपको ऑनलाइन बैठे बैठे आपको कुछ बातें चीतें करेगी कोई भी वेबसाइट जिससे आप विजिट करते हैं, यानी आपसे कुछ पर्सनल व्यक्तिगत जानकारी आपसे बातचीत के जरिए मांग लेती है। तो वहाँ पर क्या होता है, वेब आधारित हमले इन इंट्रैक्शन के माध्यम से हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एसक्यूएल यहाँ पर इंजेक्शन का नाम दे रखा है। एसक्यूएल इंजेक्शन में लॉगिन फॉर्म में उपस्थित यूज़र नेम एंड पासवर्ड फील्ड के द्वारा एसक्यूएल इनपुट करके सर्वर पर एग्जीक्यूट कराया जाता है। इससे आपका सिस्टम गलत ढंग से काम करने लग जाता है। यानी आपको यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है कि एसक्यूएल का पूरा नाम जो कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, जो कि एक लैंग्वेज की तरह होता है, जो कि कोई भी अगर वेबसाइट के ऊपर अगर वह इसको अप्लाई कर देते हैं जिससे वेबसाइट काम करना बिल्कुल एक तरीके से हैक हो जाती है, इससे वह आपके डेटा को भी चुरा सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे वेब अटैक्स जो कि ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर होते हैं। इसके बाद में सेशन हाईजैकिंग है, बहुत ईजी है। सेशन हाईजैकिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप अपने सर्वर से या किसी और से बात कर रहे हैं, इसकी निगरानी अगर कोई तीसरा पर्सन रखता है तो वो सेशन हाईजैकिंग के अंतर्गत आता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है डीएनएस पॉइजनिंग। तो डीएनएस पॉइजनिंग का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है डीएनएस का।
अब डोमेन नेम सिस्टम या सर्वर यहाँ पर बात एक ही है। अब जैसे कि अगर आप डोमेन नेम यहाँ पर जैसे कि RKCL अगर आप सर्च करना चाहते हैं, अगर RKCL की जगह अगर आपकी वेबसाइट अगर कोई दूसरी ओपन हो जाती है तो वह वेबसाइट आपके DNS पॉइजनिंग का शिकार हो चुकी है। यानी अगर आप खोलना तो क्या चाहते हैं और खुल क्या जाता है, तो उसको हम DNS पॉइजनिंग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमने आपको बताए हैं कि किस किस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर हैकिंग होती है, किस तरीके से वायरस आते हैं, इन सब को आपको याद रखना है उसका काम से। साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह भी बताया गया है कि कैसे सुरक्षित और वेबसाइट पोर्टलों को पहचानें। तो इसके लिए आपको बता देते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी है कि वायरस और स्पाईवेयर सामूहिक रूप से मेलवेयर के रूप में ही जाने जाते हैं। फिशिंग अटैक जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में जाने जाते हैं। नकली खरीदारी, बैंकिंग धोखाधड़ी, सोशल नेटवर्किंग, गेमिंग, अन्य वेबसाइट के द्वारा धोखाधड़ी होती है। कॉपीराइट का उल्लंघन यानी आपका डेटा कोई और चुरा लेता है। अप्रत्याशित अनुप्रयुक्त सामग्री यानी अनएक्सपेक्टेड अनअप्रोप्रिएट कंटेंट। जब आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आपको ब्राउज़र पर आपको ब्राउज़र के नाम यहाँ पर याद कर लेने हैं, जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, क्रोम, सोफेरा या सफारी और फायरफॉक्स होता है। तो यहाँ पर आपको अपने ब्राउज़र के नाम भी याद करने हैं, जो कि आपके इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, क्रोम, सफारी या फिर फायरफॉक्स होते हैं। अब आप यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि आपके द्वारा विजिट की गई सभी वेबसाइट का ये रिकॉर्ड भी रखता है, जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं। इसके बारे में अधिकतर हम जानते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है। इन्हें आप इंटरनेट पर अगर आप कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं तो वो एक तरीके से सेव हो जाती है, जिसे हम हिस्ट्री बोलते हैं। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ दे रखा है कि आप दुर्भावनापूर्ण वैलिशियस वेबसाइट की पहचान के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश का पालन करें। सबसे पहले इन्होंने पहली लाइन ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करें और सही तरीके से ब्राउजिंग वहाँ पर करनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर आप कोई भी वेबसाइट पर गए हैं तो उस वेबसाइट पे पते, फ़ोन नंबर व ईमेल अवश्य जांच कर लें, क्योंकि क्या होती है जब भी कोई भी फ्रॉड वेबसाइट होती है जिसके ऊपर ये तीनों चीज़ें नहीं दी हुई होती है, अगर हम गलती से अगर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, अगर वो नहीं हो पाता है तो हम किससे कांटेक्ट करेंगे। इसके लिए हमें हमारे उस वेबसाइट पर जब भी हम विजिट करते हैं तो उसका पता, फ़ोन नंबर वगैरह अच्छे से जांच लें कि वो दे रखा है या फिर नहीं दे रखा। नेक्स्ट आता है वेबसाइट के वेब एड्रेस को अच्छी तरह से देखें और वहाँ पर देखें कि उसकी स्पेलिंग सही है या नहीं। वो वेब एड्रेस कुछ अजीब तो नहीं है, मतलब अगर आप गए हैं RKCL.in पर, अगर आपका वेब एड्रेस वो नहीं है तो उसको भी अच्छे से जांच लें। यदि ब्राउज़र विंडो में कोई भी पैडलॉक नहीं है, जब वेब एड्रेस की शुरुआत में अगर HTTPS नहीं है तो उस वेबसाइट पर आप अपनी पर्सनल जानकारी को दर्ज ना करें, इसका ध्यान रखें। अगर आपके वेबसाइट पर पैडलॉक और HTTPS दे रखा है तो वहाँ पर आप अपनी पर्सनल जानकारी को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेबसाइट जो सामान्य से अधिक व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि नाम, पासवर्ड, पिन आदि का अनुरोध करती है तो वो मैलिशियस हो सकती है, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा आपको। इसके बाद में नेक्स्ट आता है फार्मिंग से बचें। अपने वेबसाइट पर पहुंचने के बाद अपने ब्राउज़र के एड्रेस के बार में एड्रेस चेक करते रहें और कंफर्म कर लें कि ये वही एड्रेस है या जिस वेबसाइट पर आप जाना चाहते हैं। ये कदम आपको नकली वेबसाइट से पहुंचने से बचाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम eBay के बजाय EE कर देते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपके जो बार होती है URL बार, वहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि वित्तीय निवेश का निर्णय यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमेशा आप प्रोफेशनल एडवाइस प्राप्त करें जो वेबसाइट के उच्च रिटर्न का वादा करती है या फिर धोखाधड़ी वाली हो सकती है। यानी कि अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको बोलती है कि भाई हम इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे देंगे, इतना दे देंगे, इतना दे देंगे, तो उन धोखाधड़ी वेबसाइट से आपको बचना होगा। नेक्स्ट है कि उन वेबसाइट से भी सावधान रहें जो दूसरों के लिए रिक्रूटमेंट करने के लिए आपसे धन यानी कि आपको पैसा लेकर अगर आपको जॉब देने का ऑफर करती है तो ऐसी वेबसाइटों से भी आप लोग ध्यान में रहें। यदि आपको किसी वेबसाइट पर शक है तो आप इंटरनेट पर सर्च कर लें और कहीं वो साइट बेईमान है तो नहीं। यानी कि अगर आप किसी वेबसाइट पर भरोसा कर चुके हैं तो उसको आप नॉर्मली उसके रिव्यू करके आप उस वेबसाइट के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि अगर उस वेबसाइट ने कोई फ्रॉड किया होगा तो उसके बारे में ज़रूर जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है कि उन वेबसाइटों से सावधान रहें जो अनचाही ईमेल में अजनबी द्वारा विज्ञापित किया गया हो। यानी आपको बेकार के ईमेल भेजे जाते हैं अजनबी द्वारा, तो उनसे भी थोड़ा ध्यान रहें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। इसके बाद में दे रखा है कि सुरक्षित वेबसाइट, हम कैसे पहचानें सुरक्षित वेबसाइट, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ लिया था कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसमें पहचान लें कि पैडलॉक है या नहीं है, और जिससे आपकी वेबसाइट पूरी तरह से सुरक्षित है। नेक्स्ट है कि आपका उस वेबसाइट पर जो एड्रेस होगा वो HTTPS है या फिर नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमने डिस्कस करे थे।
इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे सामने आता है सिक्योर सील होता है। अब ये सिक्योर सील होता क्या है, आपने अगर कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं, ज़्यादातर अगर हम अमेज़ॉन ही देख लेते हैं, तो अमेज़ॉन में अगर आप बिल्कुल उसके फूटर में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर कुछ सील्स लगी हुई रहती है। अब वो सील्स काम क्या करती है, तो यहाँ पर वेबसाइट पर कंपनी के एक विश्वास को प्रतीत करती है, जिस पर ग्राहकों को साइट का विजिटर्स को विश्वास दिलाना होता है कि वेबसाइट पूरी तरह से एक तरीके से सुरक्षित है, या फिर उस पर हम कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ट्रस्ट सील विभिन्न रूप से होती है, जिसमें कि डेटा सिक्योरिटी सील, बिजनेस वेरीफाइड और सील और प्राइवेसी सील इसके अंदर शामिल होती है। यानी कुछ कैटेगरीज की सील दे रखी है, आपको दे रखी है कि इस सील की आपको कैटेगरी मिल जाती है, जिससे आप अपनी वेबसाइट जो भी आप डेटा शेयर कर सकते हैं उसके ऊपर। अब यहाँ पर कुछ शेयर की मतलब आपको सिक्योर सील, इसी तरीके से आपको कोई भी वेबसाइट जो होती है उस पर आपको सील देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है कि सुरक्षित ब्राउजिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने कंप्यूटर पर जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ में ले रहे हैं उसको हमेशा अप टू डेट रखें। एंटीवायरस को हमेशा रन करते रहें, ये भी ध्यान रखें कि रन करते रहें। उसके बाद में फिशिंग अटैक्स के बारे में बचें उनसे, कि धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइट को अपनी पर्सनल जानकारी आसानी से ना दें। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि पासवर्ड का, अगर आपने कहीं पर एक जगह पासवर्ड लगा दिया है तो उसको बार बार कहीं दूसरी जगह पर यूज़ में ना करें। नेक्स्ट दे रखा है कि HTTP और HTTPS के बारे में जांच लें, अभी हमने पढ़ा था, और S का मतलब होता है सुरक्षित यानी सिक्योर, ये भी आप लोग याद रख लें वेबसाइट से। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि गोपनीयता नीति, यानी आप उस वेबसाइट की टर्म एंड पॉलिसी को भी अच्छे से पढ़ लें। नेक्स्ट आता है कि अपने वित्तीय लेन देन की निगरानी रखें, यानी अगर आप कोई भी डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो उसके बारे में बैंक स्टेटमेंट वगैरह आप अच्छे से जांच लें। फिर दे रखा है कि सार्वजनिक या मुफ्त वाईफाई से बचें, ऐसा ना कि आप अगर फ्री वाईफाई मिल रहा है तो आप आसानी से वहाँ पर मज़े ले रहे हैं, तो ये भी एक हैकिंग का टूल हो सकता है कि आपको फ्री वाईफाई देकर आपकी पर्सनल जानकारी जो भी आप कर रहे हैं वाईफाई के जरिए उसको भी चुरा सकते हैं। संग्रहित पासवर्ड को अक्षम करें, यानी कभी भी आप अपने पासवर्ड को सेव अपने सिस्टम पे तो कर सकते हैं, बाकी दूसरों के सिस्टम पर सेव ना करें। अगर आपका कंप्यूटर पर्सनल यूज़ है आपका तो वहाँ पर आप सेव कर सकते हैं, बाकी इन चीज़ों को अवॉइड करें, वहाँ पर अपने पासवर्ड को कभी भी सेव ना करें। नेक्स्ट है कि अपने ब्राउज़र के पॉपअप को हमेशा चालू रखें, जो कि पॉपअप ब्लॉकर एक ब्राउज़र का फीचर होता है जो कि आपको वेब सर्फिंग कर रहे हैं तो तब अक्षम होना चाहिए। अगर किसी विशेष कारण वजह से इसे अक्षम डिसेबल किया गया है तो वो कारण पूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमने अभी जो हम पढ़े थे टॉपिक्स वो एक तरीके से हमारे अवेयरनेस के तरीके थे। अब जो हम इसके MCQ लेने जा रहे हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है, तो वायरस होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, ई-कॉमर्स। यहाँ पर जो ई-कॉमर्स होगा वो हमारा एक साइबर खतरा नहीं है, क्योंकि ई-कॉमर्स हमारी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे कि। नेक्स्ट आता है कि HTTPS में यहाँ पर S का मतलब पूछा है, तो S का मतलब होता है सिक्योर, अभी हमने पढ़ा था। निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में नहीं जाना जाता है, तो मेलिंग शिष्टाचार, हम किसी को अगर मेल भेजते हैं तो उसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए वो देखना है। कि यहाँ पर दे रखा है कि ऑल कैप्स का अति प्रयोग करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उच्च प्राथमिकता हाई प्रायोरिटी का अधिक उपयोग करें, रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग करें, या संक्षिप्त और उचित विषय, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा संक्षिप्त और उचित विषय हम लिखें। रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी ये तीनों के तीनों हमारे मेलिंग शिष्टाचार नहीं होते हैं, जो हमारा डी आंसर होगा इसका। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के निम्न में से कौन सी एक IUS मानक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि सूचना प्रणाली के माध्यम से कौन सा ISO मानक इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी, ISO 270 मतलब 27,000। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि भारतीय IT अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर जो IT एक्ट लगाया गया है 2000 एक्ट वाला, तो यहाँ पर बहुत इजी आंसर होगा, उसका आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है कि एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस के प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमले करता रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मतलब यहाँ पे करता रहता है, तो वर्म करता है, ट्रोजन हॉर्स करता है, गोस्ट वायरस। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा रेट्रो वायरस। कौन सा होगा? रेट्रो वायरस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्यों कोई आपके कंप्यूटर में हैक बिना अनुमति प्रवेश कर सकता है, तो उसका आंसर क्या होगा, तो उन्हें आपको पसंद नहीं, अपराध करने के लिए, या फिर अश्लील, या फिर ये सभी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा डी होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि हमें उसकी नीयत का पता नहीं होता है कि वो क्या क्या काम कर सकता है। यदि आपको ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आपको आपके यूज़र नेम व पासवर्ड की मांग की जाती है, तो वो किस कैटेगरी के अंदर आपको आते हैं, जो आएंगे आपके कि उसे ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग स्पैम के रूप में रिपोर्ट दर्ज करने को कहेंगे।
इसके बाद में नेक्स्ट होता है कि एक मजबूत पासवर्ड कैसा होना चाहिए। तो इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एक मजबूत जो पासवर्ड होगा वो होगा नाम जिसमें कम से कम वर्ण 8 का हो, अक्षर हो, संख्या हो, वर्णों का संयोजन हो। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो होगा आंसर वो होगा हैकर्स। कौन होगा? हैकर्स। तो ये जो आज के जो क्लास थी जो कि हमारे क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 2 थी जो कि कंप्लीट हुई। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर से आप लाइक करें हमारे वीडियो को। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उसके नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।